हेलो नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। तो आज के इस सेशन में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के बीए कोर्सेज के बारे में। बीए कोर्सेज से रिलेटेड हर एक पहलू पर हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय में बीए के कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, बीए कोर्स करने के लिए सीयूटी में आपको कौन कौन से टेस्ट पेपर ऑप्ट करने होते हैं, बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कौन सा होता है जिसको आप ऑप्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेज को आप यहाँ पर टारगेट कर सकते हो। साथ ही साथ इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, नॉर्थ कैंपस साउथ कैंपस में कौन कौन से कॉलेजेस हैं और बीए के कौन कौन से वहाँ पर कोर्सेज अवेलेबल हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो जो भी बच्चे 2025 में सीयूटी का एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट तक ये वीडियो जरूर देखिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करिएगा। जो भी आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, सखी हैं, सुदामा हैं, ठीक है, सबको इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि दिल्ली यूनिवर्सिटी को अगर आप टारगेट कर रहे हो तो बीए कोर्सेज में कैसे आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो, वो सारी बातें हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने टॉपिक पर आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले अगर आप 2025 का सीयूटी देने जा रहे हो तो हमारे पास सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है। सीयूटी यूजी से रिलेटेड हर एक यहाँ पर बीए, बीएससी, बीकॉम सारे कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल हैं। बेहतरीन फैकल्टी के साथ जुड़ करके आप यहाँ पर प्रिपरेशन को एक नया जो है गति और नया दिशा दे सकते हो। तो आप जो है अभी फी देख सकते हो, बहुत कम है, दशहरा में जो है ऑफर चल रहा है। ये सारे हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं, ठीक है। और जुड़ करके तैयारी करिए और अपने एक सीट जो है जहां भी जिस भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ना चाह रहे हो वहां पर अपना एक सीट जो है वो पक्का कर सकते हो। चलिए तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत यहीं से करते हैं कि अंडर ग्रेजुएशन में डीयू में कौन कौन से जो है बीए के कौन कौन से कोर्सेस यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो अगर आप देखोगे इनके जो है बुलेटिन पढ़ोगे तो बुलेटिन में इन्होंने पूरा जो है बता रखा है, तो उसी से हमने जो है इंफॉर्मेशन उठाई है। यहाँ पे देखो, यहाँ पर दो तरीके के जो है कोर्सेस यहाँ पर चलते हैं, मेनली दो तरीके के। एक तो होता है बीए ऑनर्स और एक होता है आपका बीए प्रोग्राम। तो बीए ऑनर्स में भी इनका दो तरीके का कोर्स है, एक तो होता है लैंग्वेज वाले कोर्स, ठीक है, और एक होता है आपका ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस, ठीक है। तो लैंग्वेज में आप देखोगे जैसे बीए ऑनर्स अरेबिक हो गया, बीए ऑनर्स बंगाली हो गया, बीए ऑनर्स इंग्लिश, बीए ऑनर्स फ्रेंच, ठीक है, ये सारे कोर्सेस यहाँ पे हैं। तो ये देखो इतने सारे लैंग्वेज के कोर्सेस हैं, ठीक है। देन यहाँ पर इधर आ जाओगे सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स। तो इसमें देखो यहाँ पर बीए ऑनर्स जो है साइकोलॉजी है, ठीक है, इकोनॉमिक्स है, यहाँ पर अप्लाइड साइकोलॉजी है, ज्योग्राफी है, हिंदी पत्रकारिता है, हिस्ट्री है और ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस का एक अलग से ही कोर्स इन्होंने रखा है, ठीक है। जर्नलिज्म का चलता है 5 फिर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम भी है, ठीक है, इन जर्नलिज्म। फिर इधर जो है और भी सारे कोर्सेस हैं। तो ये सारे कोर्सेस यहाँ पे चलते हैं। तो बीए के आप देख सकते हो कि अगर आप डीयू से अगर आप बीए करना चाह रहे हो तो इतने सारे कोर्सेस यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो ये तो हो गया ऑनर्स का। लेकिन एक और कोर्स है जिसका नाम है बीए प्रोग्राम, ठीक है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा सर ये बीए ऑनर्स और बीए प्रोग्राम में क्या अंतर है। कई बच्चे जानते होंगे, कई बच्चों को नहीं आइडिया होगा, तो हम थोड़ा सा इसके बारे में भी आपको भी बता देंगे, ठीक है। तो इन सारे कोर्सेज को एक बार देख लीजिए किस कोर्स में आपको यहाँ पर एडमिशन लेना है, तो आप पहले से आइडिया बना के रख सकते हो कि सर हमको इसमें पढ़ना है। तो ये सारे कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल, ठीक है, यहाँ पर अवेलेबल है। फिर यहाँ पर आ जाते हैं यहाँ पर ऑनर्स और प्रोग्राम में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो देखो क्या होता है ना कि जब आप 12th पास करके जब आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हो तो दो ऑप्शन आपके पास होते हैं, एक तो होता है ऑनर्स का, एक होता है प्रोग्राम का। ये दोनों कोर्स जो हैं 3 ईयर के हैं, ठीक है। अभी तो 3 साल के चल रहे हैं, कई जगह ये 4-4 साल के भी हो चुके हैं, ठीक है। मतलब जो नया एजुकेशन पॉलिसी जो है एनईपी जो है वो इंप्लीमेंट हुआ है कई जगह, ठीक है। बीएचयू में भी सुनने में आ रहा है कि होने वाला है। जैसे ये हो जाएगा, मान लो अगर डीयू में हो गया, अगर जहां भी होगा तो वो 4 साल का हो जाता है, ठीक है। ये जो आपका प्रोग्राम है यूजी का प्रोग्राम वो 4 साल का हो जाएगा। लेकिन अभी के लिए ये 3 सालों का है डीयू में। अभी ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो अभी मान के चल रहे हैं कि ये 3 साल का होगा, ठीक है। तो इसका ड्यूरेशन कितने साल का होता है, यूजी का 3 साल का होता है। अब इसमें दो ऑप्शन हो गया आपके पास, एक हो गया ऑनर्स और एक हो गया आपका प्रोग्राम। तो अब ऑनर्स और प्रोग्राम में डिफरेंस क्या है। ऑनर्स एक जो है आप समझ सकते हो कि स्पेशलाइजेशन है, ठीक है। किसी एक सब्जेक्ट में, मान लो कि मुझे ज्योग्राफी में एकदम स्पेशलिस्ट बनना है, ठीक है, एकदम उसका बहुत जानकार बनना है, तो आप जो है ऑनर्स ले सकते हो किसी एक सब्जेक्ट में जो है स्पेशलाइजेशन हासिल करने के लिए, ठीक है। तो ये स्पेशलाइज्ड कोर्स एक तरह से समझ सकते हो। एक थोड़ा सा जनरल इसका फॉर्म है जिसमें आपको 2 सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ने के ऑप्शन रहते हैं, ठीक है। इसमें क्या है,
इसमें सिर्फ आपको एक ही सब्जेक्ट में आपको महारत हासिल हो जाएगी पढ़ने के बाद। जो है एक ही सब्जेक्ट में आप समझते हो कि नहीं ज्योग्राफी मुझे बहुत बड़ा विद्वान बनना है तो आप ऑनर्स ले सकते हो, ठीक है। अगर आपको नहीं चाहिए कि मुझे 2 सब्जेक्ट को साथ में लेकर के चलना है तो आप जो है प्रोग्राम ले सकते हो। प्रोग्राम में आपको क्या होता है, जैसे 3 साल का कोर्स है तो 2 साल आप इसमें क्या है, जैसे हम बात कर रहे हैं 2 साल में, जैसे कि अगर ऑनर्स ले रहे हो तो इन 2 साल में मान लो कि इसमें जनरली 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं, और भी सब्जेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो मान लो कि 3 सब्जेक्ट होते हैं तो एक तो आपका ऑनर्स सब्जेक्ट होता है, इसमें एक आपका ऑनर्स सब्जेक्ट हो गया, 2 और सब्जेक्ट्स होते हैं, 2 एक्स्ट्रा सब्जेक्ट और होते हैं। मान लो कि ऑनर्स मेरा ज्योग्राफी है और ज्योग्राफी के साथ और मेरा 2 एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है, मान लो कि पॉलिटिकल साइंस है और मान लो कि हिस्ट्री है, ठीक है। तो अब अगर ऑनर्स आप रखते हो तो ऑनर्स में 3 साल आप ये ज्योग्राफी पढ़ोगे, ठीक है। ये ज्योग्राफी आप 3 साल पढ़ोगे। लास्ट ईयर में यानी कि 2 साल तो आप तीनों को पढ़ोगे। ये 2 साल जो है इसमें आप ज्योग्राफी भी पढ़ोगे और पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री भी पढ़ोगे, अपना ऑनर्स सब्जेक्ट भी और अपने 2 एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हैं ये दोनों पढ़ोगे, ठीक है। तो 2 साल तो दोनों पढ़ा, लेकिन जब 3rd ईयर में जाओगे तो ये दोनों सब्जेक्ट आपको स्किप करना होगा, मतलब ये दोनों सब्जेक्ट आपका छूट जाएगा, सिर्फ आप ज्योग्राफी पढ़ रहे होगे अपने तीसरे साल में। तो इसीलिए यह है कि आप जो है ज्योग्राफी जो है 3 साल पढ़ोगे, आपके जो 2 सब्जेक्ट हैं वो 2 साल के बाद छूट जाएंगे, ठीक है। तो इसमें हो गया आपका स्पेशलाइजेशन, किसमें, ज्योग्राफी में। तो ऑनर्स मतलब यह है कि इसमें आपको स्पेशलाइजेशन मिल जाएगा किसी एक सब्जेक्ट में, ठीक है, क्योंकि आपको जो ऑनर्स होता है वो 3 साल पढ़ना होता है और जो आपके 2 एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होते हैं वो आपके छूट जाते हैं 3rd ईयर में। लेकिन जब प्रोग्राम हम करते हैं तो इसमें क्या है ना कि इसमें 2 साल तो तीनों पढ़ोगे, लेकिन जब आप तीसरे साल जाओगे तो आपके पास ऑप्शन रहेगा कि कोई 2 आप चूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पर ज्योग्राफी था, पॉलिटिकल साइंस था, हिस्ट्री था, तो इन तीनों को पढ़ोगे आप 2 साल, तो 2 इयर्स तक तो आप तीनों को पढ़ोगे। लेकिन जब आप जो है 3rd ईयर में एंट्री करोगे तो आपके पास यहाँ ऑप्शन होगा कि इन तीनों सब्जेक्ट में से आप कोई 2 जो है लेना चाहते हो, वो 2 सब्जेक्ट आप यहाँ पर पढ़ोगे। तो जब आप चाहते हो कि नहीं मुझे 2 सब्जेक्ट में जो है अच्छा ज्ञान हासिल करना है 3 सालों के अंदर, तो आप ये प्रोग्राम लेते हो, और जब आपको नहीं किसी एक सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा विद्वान बनना है तो आप इसको ले सकते हो ऑनर्स, ठीक है। तो बेसिक डिफरेंस आई होप कि मैंने आपको बता दिया है। तो ये सवाल तब आपके मन में आएगा जब आप जो है प्रेफरेंस फिलिंग करोगे, तो वहाँ पे ज़्यादा जो है आपको ये ध्यान में रखना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं, थोड़ा सा कैंपस के बारे में आपको बता देते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 3 कैंपस है बेसिकली, ठीक है, नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, एक जो है आपका ऑफ कैंपस भी होता है। लेकिन ऑफ कैंपस में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, तो हम यहाँ पर 2 ही कैंपस के बारे में यहाँ पर हमने रखा है, ठीक है। तो ये नॉर्थ कैंपस में ये सारे कॉलेजेस हैं, ठीक है, आपकी रोरीमल कॉलेज है, हंसराज कॉलेज है, हिंदू कॉलेज है, ये सारे कहाँ पे हैं, ये नॉर्थ कैंपस में। ये हमने जो है एक तरीके से क्या किया, NIRF रैंकिंग को बेसिस बना के हमने जो है यहाँ पर रैंकिंग वाइज यहाँ पर रख दिया है आपको, ठीक है। तो इसके अनुसार आप जब प्रेफरेंस भरोगे ना, हालांकि प्रेफरेंस कैसे भरनी है वो बाद में सवाल आएगा, तो वहाँ पर हमको बताएंगे अच्छे से। अभी के लिए बस थोड़ा सा देख लो, आप नाम पढ़ सकते हो। अभी के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन से कॉलेज में कौन सा कोर्स चलता है, ठीक है। तो ये सब जो है अभी के लिए बस इतना ध्यान रखो कि ये सारे कॉलेजेस यहाँ पे हैं। तो ये टॉप कॉलेजेस हैं, नॉर्थ कैंपस का ज़्यादा टॉप माना जाता है, ठीक है। अगर भारत में देखोगे सबसे बेस्ट कॉलेजेस के लिस्ट जब देखोगे NIRF रैंकिंग में, तो इसमें से आपको कई सारे कॉलेजेस यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। साउथ कैंपस भी बहुत अच्छा माना जाता है। ऑफ कैंपस के कॉलेजेस थोड़े से मतलब इनसे थोड़े से उनका कट ऑफ कम जाता है, उतने अच्छे नहीं कंसिडर किए जाते हैं, फिर भी बच्चे जो है ज़्यादा इसको कंसिडर करते हैं क्योंकि ये जो है भारत के सबसे टॉप कॉलेजेस में आते हैं, ठीक है। तो ये कॉलेज का थोड़ा सा नाम पढ़ लेना, उतनी जरूरी नहीं है, अभी जब प्रेफरेंस भरोगे तो वहाँ पे जरूरत होगा। अब यहाँ पे देख लो कि कौन कौन सा जो थोड़ा सा ना यहाँ पे कि लिस्ट ऑफ लैंग्वेज डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, मतलब क्या किया, देखो जब यहाँ पे CUT होता है, CUET, तो आप इसका पेपर पैटर्न तो आप जानते ही होंगे, नहीं जानते हो तो उस पर हमने एक वीडियो बनाया है, वैसे आप जाकर के देख लेना एक बार। CUET का कॉमन अगर हम देखें जनरल अगर पेपर पैटर्न तो क्या है, इसको इन्होंने 3 सेक्शन में बांट रखा है, ठीक है। सेक्शन 1 है, सेक्शन 2 है और आपका एक सेक्शन 3 है। सेक्शन 1 में क्या होता है, इन्होंने इसको 1A और 1B करके यहाँ पे बांट दिया है। तो 1A में कुछ लैंग्वेजेस है और 1B में कुछ लैंग्वेजेस हैं। टोटल यहाँ पर 33 लैंग्वेज यहाँ पर निकल करके आ जाते हैं, 33 लैंग्वेज निकल करके आ जाते हैं। तो पहला सेक्शन किसका है, वो है लैंग्वेज का। दूसरा सेक्शन होता है आपका डोमेन का, जिसमें 27 डोमेन सब्जेक्ट्स आपको लेने के ऑप्शन मिलते हैं, ठीक है। 27 डोमेन सब्जेक्ट्स यहाँ पर ले सकते हो। सेक्शन 3 आपका होता है जनरल टेस्ट का। तो ये तो पेपर पैटर्न है किसका, यहाँ पे CUET का, ठीक है। अब DU ने क्या किया कि इस 1A और 1B को हटा करके इन्होंने सीधा सीधा इसको मतलब इसको दोनों को कंबाइन कर दिया, ठीक है, दोनों को एक में मिला दिया, ठीक है। 33 लैंग्वेज, CUET ने इसको अलग अलग किया था लेकिन इन्होंने दोनों को एक साथ मिला दिया। डोमेन में आपको पता है 27 डोमेन होते हैं आपके, और GT तो एक है ही, ठीक है, वो एक ही है। तो ये जो है CUET का कॉमन पैटर्न होता है। GT आपका 250 नंबर का होता है, ठीक है, 250 मार्क्स के होते हैं। और यहाँ पर डोमेन देखोगे तो डोमेन आपका 200 मार्क्स का होता है, और आपका लैंग्वेज का भी पेपर कितने मार्क्स का होता है, 200 मार्क्स का होता है।
तो ये थोड़ा सा हमने पैटर्न समझा और कितने मार्क्स के कौन से पेपर होते हैं ये भी समझ लिया। अब जब हम DU की बात करते हैं, ठीक है, तो DU ने क्या किया है, यहाँ पर थोड़ा सा इस चीज को थोड़ा सा अलग कर दिया। जैसे देखो यहाँ पर सेक्शन 1A और सेक्शन 1B था CUET में, अब इन्होंने क्या किया है, इसको कंबाइन करके क्या कर दिया, लिस्ट A बना दिया। इसको क्या बना दिया, लिस्ट A। तो इस लिस्ट A में कितने सब्जेक्ट हैं, तो आप देखो इसमें मतलब सब्जेक्ट कितने पेपर हैं, ये लैंग्वेज के पेपर हैं। सेक्शन ए हमने बताया ना कि किसका सेक्शन होता है, वो लैंग्वेज का सेक्शन होता है। तो लैंग्वेज के सेक्शन में यहाँ पर 33 लैंग्वेज को इन्होंने कंबाइन कर दिया, 1A और 1B को मिला दिया और उसको इन्होंने नाम दिया लिस्ट A। ठीक है, आगे अभी मैं बताऊंगा कौन कौन से कॉम्बिनेशन लेने हैं, तो इसी में से बताऊंगा कि लिस्ट A में से जो है एक लैंग्वेज आपको लेना है, लिस्ट B में से जो है आपको ये लेना है, लिस्ट B2 से ये लेना है। तो वो चीज़ अभी तो ये थोड़ा सा देख लेना कि आगे अभी आपको समझ में तभी आएगा अगर ये ध्यान रखोगे। तो लिस्ट A में क्या है, लैंग्वेज है, जिसमें ये सारे लैंग्वेज है, 33 लैंग्वेज है टोटल। ठीक है, अब यहाँ पर डोमेन पर आ जाते हैं। तो डोमेन के जैसे लिस्ट B था, तो लिस्ट B में डोमेन था CUET में, अब इसको इन्होंने किया है लिस्ट B1 और लिस्ट B2, मतलब इस सेक्शन को इन्होंने दो भागों में डिवाइड कर दिया। अब लिस्ट B1 में ये कह रहे हैं कि भाई हम इतने सारे सब्जेक्ट्स लिस्ट B1 में देते हैं और लिस्ट B2 में इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो 18 लिस्ट B1 में और आपका 9 जो है B2 में, तो टोटल मिलाकर 27 यहाँ पे हो गया। अब देख लो B1 में क्या है, अकाउंटेंसी है, एंथ्रोपोलॉजी है, बायोलॉजी है, ठीक है, बिजनेस स्टडीज है, केमिस्ट्री है, कंप्यूटर साइंस है, ये सारे जो है आपके लिस्ट B1 में है। एक बार पढ़ लेना अच्छे से। लिस्ट B2 जो है वो एग्रीकल्चर है, ठीक है, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स है, एंटरप्रेन्योरशिप है, यहाँ पर फाइन आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स, ये सब कुछ है। ठीक है, देख लेना। तो ये लिस्ट B1 और लिस्ट B2 टोटल यहाँ पे 27 आपके डोमेन है। अभी आने वाले जो है अभी आने वाले वीडियो में बताऊंगा कि आपको जो है लिस्ट A से जो है आपको एक लैंग्वेज लेना है, लिस्ट B से जो है आपको लिस्ट B1 से आपको एक डोमेन लेना है, लिस्ट B2 से भी आपको एक डोमेन लेना है। तो ऐसे में जब बताऊंगा तो आप समझ जाना कि लिस्ट B1 का मतलब मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ, इसमें से कोई एक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, लिस्ट B2 का मतलब मैं इसमें से बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमने पहले से आपको दिखा दिया। और तीसरा जो होता है तो GT होता है, तो GT तो एक ही होता है, तो उसको कोई मतलब नहीं है डिवाइड करने का। ठीक है, तो वो GT है। ठीक है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। अब देखो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है DU के लिए, तो DU में अगर आप BA करना चाह रहे हो, ठीक है, कि नहीं मुझे BA में एडमिशन लेना है, तो BA में एडमिशन लेने के लिए जब आप CUT का एग्जाम दोगे तो एग्जाम में क्या होता है ना कि आपको कई सारे टेस्ट पेपर, जैसे अभी जो हमने पीछे दिखाए हैं 27 आपका डोमेन दिखाया है, आपका लैंग्वेज दिखाया 33 और एक जनरल टेस्ट, तो उन सब में से क्या होता है, आपको टेस्ट पेपर ऑप्ट करना होता है। जैसे मैंने हिंदी ले लिया, इधर से मैंने ज्योग्राफी ले लिया, तो ये क्या है, टेस्ट पेपर है। अब ये टेस्ट पेपर आपको जो है यहाँ पर ऑप्ट करना होता है। तो जो टेस्ट पेपर आप ऑप्ट करोगे वो सारे के सारे टेस्ट पेपर, ये मैंडेटरी है कि जो भी आप टेस्ट पेपर ऑप्ट कर रहे हो वो आपने 12th क्लास में पढ़ रखा है। ठीक है, 12th क्लास में आपने जो पढ़ रखा है वही आप टेस्ट पेपर यहाँ पर ऑप्ट करना। अदरवाइज कोई और टेस्ट पेपर अगर आप ऑप्ट करते हो तो आप जो है DU के जो एडमिशन प्रक्रिया उससे आप बाहर हो जाओगे। ठीक है, आप वहाँ पर एडमिशन नहीं ले पाओगे। तो इस बात का ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट्स टू अपीयर इन CUT UG 2024 इन दोज सब्जेक्ट्स इन विच सी या ही इज अपीयरिंग हैज पास्ड क्लास 12th। ठीक है, मतलब आप वही ऑप्ट करना, ठीक है, CUT में वही ऑप्ट करना जो आपने 12th में पढ़ रखे हैं। ये 2024 के बुलेटिन से हमने उठाया है, 25 का भी आया नहीं है। ठीक है, तो ये जो है ये आपको बात समझ में आ गई कि जैसे मान लो मैंने जो है अब मुझे BA करना है। ठीक है, मुझे क्या करना है, BA करना है। तो यहाँ से कई बच्चों को जो है डाउट हो जाता है, जैसे मुझे BA करना है, लेकिन जैसा कि मैंने क्या किया, जैसे आप भी हो सकता है कि आपने जो है 12th में जो है वो PCM लिया था। ठीक है, क्या लिया था, PCM लिया था, और आपको जो है वो UG में आपको BA करना है। कहाँ से करना है, DU से BA करना है। अब अगर आपने 12th में PCM लिया है और BA करना है, तो कई बच्चे सोचते हैं सर BA तो मतलब ज्योग्राफी, हिस्ट्री ये सब लेना पड़ता है, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, हिस्ट्री ले लोगे, ज्योग्राफी ले लोगे। तो कई बच्चे ऐसा कर देते हैं। तो ध्यान रखना कि अगर आप हिस्ट्री ज्योग्राफी ले लेते हो तो आप यहाँ पर नहीं पढ़ पाओगे BA में आप एडमिशन नहीं ले पाओगे, क्योंकि आपने 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आपने पढ़ रखा है। तो आप यहाँ पर BA के लिए हिस्ट्री ज्योग्राफी ऑप्ट नहीं करोगे। आपको सिंपली क्या करना है कि आपने 12th में जो सब्जेक्ट लिए थे, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, तो आप इसमें से ले लो। जैसे मैथ्स ले लो, ठीक है, आप यहाँ पर फिजिक्स ले लो, ठीक है, फिजिक्स ले लो, और लैंग्वेज में आप मान लो हिंदी पढ़ा है तो हिंदी ले लो। ठीक है, और जनरल टेस्ट तो कोई भी ले सकता है, उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, तो आप मान लो जनरल टेस्ट ले लो। तो ऐसे करके आप ले सकते हो। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि चाहे आपको BA करना है, BSc करना है, चाहे BCom करना है, तो कोई बच्चा अगर 12th PCM से किया है तो भी वही सब्जेक्ट आपको लेने हैं जो आपने 12th में पढ़ रखा है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैथ्स ले लूँगा, फिजिक्स ले लूँगा, केमिस्ट्री ले लूँगा, भले ही मुझे BA में एडमिशन लेना है,
ध्यान हो गई बात, समझ में आ गई, ठीक है। तो कोई बच्चा जैसे कि मान लो बीए जैसे ज्योग्राफी मतलब यहाँ पर ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट पढ़ा है, 12th में क्या है, ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स इसने पढ़ा है 12th में, तो ये क्या करेगा, ह्यूमैनिटीज लिया है ना, तो ह्यूमैनिटीज के लिए क्या करेगा, ये हिस्ट्री लेगा, ठीक है, पॉलिटी, जो भी आपने 12th में पढ़ा हो। तो बेसिक सी बात ये है कि चाहे आप किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो डीयू में, आपको टेस्ट पेपर वही ऑप्ट करना है जो आपने 12th में पढ़ रखे हैं, उसके अगर बाहर जाओगे तो फिर आप यहां पर एडमिशन से बाहर हो जाओगे, ठीक है, ध्यान रखना। अब यहाँ पर एक बेसिक जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि सब्जेक्ट कौन कौन से हमको लेने हैं। तो बेसिक जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, क्योंकि यहाँ पर ना अलग अलग प्रकार के कई सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, तो मैं यहाँ पर बेसिक जो एकदम सामान्य सा पैटर्न हो सकता है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का, वो मैं पहले बता रहा हूँ, फिर सब्जेक्ट वाइज भी हम लोग लेकर के चलेंगे, कोर्स वाइज भी, ठीक है, कि जैसे बीए हिंदी करना है तो उसमें क्या लेना है, तो उसको भी हम दिखा देंगे आपको। तो देखो 2 प्रकार के यहाँ पर कोर्स हैं, बता दिया, बीए ऑनर्स और बीए प्रोग्राम। तो अगर आपको बीए ऑनर्स करना है तो इसमें भी 2 तरीके के हैं कि लैंग्वेज में ऑनर्स होता है और आपका ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट में भी ऑनर्स होता है, जो कि हमने पीछे आपको दिखाया है। तो अगर आपको यहाँ पर लैंग्वेज में ऑनर्स करना है तो आपके पास 2 ऑप्शन यहाँ पे होते हैं, ठीक है। किसी किसी लैंग्वेज में जैसे संस्कृत में हो गया तो उसमें और सारे ऑप्शंस भी हैं, तो वो हम आपको दिखाएंगे अभी। लेकिन जो कॉमन सा जो पैटर्न है वो ऐसा कहता है ये डीयू कि यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई लैंग्वेज आप ले लो। जैसे मान लो किसी बच्चे को यहाँ पर अरेबिक ऑनर्स करना है, ठीक है, अरेबिक ऑनर्स करना है। तो अगर आपको अरेबिक ऑनर्स करना है तो आप एक लैंग्वेज उठा लो। कौन सा लैंग्वेज? अरेबिक, ठीक है, क्योंकि आपको जो सब्जेक्ट में ऑनर्स करना है, ठीक है, जिस सब्जेक्ट में आपको बीए का कोर्स करना है, ऑनर्स का कोर्स, मान लो मुझे अरेबिक का करना है, तो मैं यहाँ पर लैंग्वेज में अरेबिक ले लूंगा, ठीक है, अरेबिक +3 2 में ले लूंगा, ठीक है। क्या करूंगा? लैंग्वेज लूंगा ऑनर्स, ठीक है, फिर क्या कर लूंगा, 3 डोमेन ले लूंगा, ठीक है। लेकिन कोई बच्चा तो ऐसा भी हो सकता है ना जिसने जो है वो 12th में अरेबिक नहीं पढ़ा है, क्योंकि यहाँ पर जरूरी है कि आप यहाँ पर जो लैंग्वेज ले रहे हो वो लैंग्वेज आपने 12th में पढ़ रखा है। अब मान लो कि मैंने अरेबिक नहीं पढ़ा था तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है? कि मैं कोई भी एक लैंग्वेज ले लूंगा, जो पीछे दिखाया 33 लैंग्वेज, उसमें से कोई भी लैंग्वेज ले लूंगा और 3 डोमेन मुझे लेने होंगे, ठीक है। तो बात समझ में आ गई कि 3 डोमेन तो लेना ही है। और यहाँ पर लैंग्वेज में आपको बेसिकली 2 ऑप्शन मिल रहे हैं कि आपको जो ऑनर्स करना है वो वाला आप लैंग्वेज ले लो, ठीक है। जैसे इंग्लिश ऑनर्स करना है तो इंग्लिश तो उसमें मैंडेटरी होता है, ठीक है। जैसे मान लो कि मुझे कोई और, मान लो रशियन ऑनर्स करना है तो मैं यहाँ पर ले सकता हूँ लैंग्वेज में रशियन ले सकता हूँ, ठीक है, +3 डोमेन। या फिर रशियन मैंने 12th में नहीं पढ़ा है और मैक्सिमम बच्चे आप में से पढ़े भी नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एनी 1 लैंग्वेज, मतलब कोई भी 33 में से ले लोगे तो आपका काम यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिक सा चीज़ आपको समझ में आ गया। 2 यहाँ तरीके से आप ले सकते हो। लेकिन कुछ लैंग्वेज ऐसे भी हैं, जैसे आपको यहाँ पर इंग्लिश ऑनर्स करना है, ठीक है, इंग्लिश ऑनर्स या फिर हिंदी ऑनर्स या फिर पत्रकारिता करना है, ठीक है, हिंदी पत्रकारिता करना है, ठीक है। तो इसमें आपको जैसे हिंदी लेना है तो आपको हिंदी मैंडेटरी है, ठीक है। इंग्लिश ऑनर्स करना है तो आपको इंग्लिश जो है यहाँ पर मैंडेटरी हो गया, ये आपको करना ही पड़ेगा। जैसे हमने क्या कहा कि जैसे अरेबिक ऑनर्स करना है तो आप अरेबिक ले लो या फिर अरेबिक की जगह पर कोई और भी ले सकते हो। लेकिन इंग्लिश, हिंदी और हिंदी पत्रकारिता में ऑप्शन नहीं है। इसमें यह जरूरी है कि अगर आप इंग्लिश ऑनर्स कर रहे हो तो आपको इंग्लिश लेना ही पड़ेगा। अगर आप हिंदी ऑनर्स कर रहे हो तो हिंदी आपको लेना ही पड़ेगा। जैसे मान लो कि मैं पंजाबी ले लेता हूँ, ठीक है, पंजाबी ले लेता हूँ यहाँ पे लैंग्वेज में, और पंजाबी लेकर के मैं सोचूं कि मुझे हिंदी ऑनर्स करना है तो मैं हिंदी ऑनर्स नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। मुझे जरूरी है कि हिंदी ऑनर्स करना है तो हिंदी लेना ही पड़ेगा, इंग्लिश में भी इंग्लिश ऑनर्स लेना पड़ेगा, हिंदी पत्रकारिता करना है तो भी उसमें हिंदी लेना पड़ेगा। तो ये जो है मैंडेटरी कुछ हो जाता है कहीं पर, वहां पर आपके पास ये और वाला ऑप्शन नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया 3 डोमेन। अभी डोमेन का क्या चक्कर है वो भी बताऊंगा, ठीक है। ह्यूमैनिटीज में तो बहुत सिंपल है, आप कोई भी एक लैंग्वेज उठा लो, 33 में से कोई भी एक लैंग्वेज उठा लो और 27 में से 3 डोमेन आपको लेने होंगे। तो सिंपल सा है। अब कितने मार्क्स के पेपर आपके बनेंगे? तो देखो बीए ऑनर्स में कितने मार्क्स के बनेंगे, तो यहां पर आपका हो जाएगा एक लैंग्वेज मतलब 200 नंबर, ठीक है, 200 नंबर, और 3 डोमेन का मतलब 600 नंबर। तो 6 और 2 कितने नंबर का हो गया? 800 नंबर का यहाँ पर आपका बनता है। तो टोटल जो पेपर होगा वो 800 नंबर का हो जाएगा। अब बीए प्रोग्राम की रही बात, तो इसमें भी है कि आप कोई एक लैंग्वेज ले लो और 3 डोमेन ले लो, तो यहाँ पर 800 नंबर का हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर 1 लैंग्वेज, एक और ऑप्शन है आपके पास, कोई एक लैंग्वेज ले लो, एक डोमेन ले लो और एक आप जीटी ले सकते हो, ठीक है। तो एक लैंग्वेज, एक डोमेन, एक जीटी भी आप यहाँ पे ले सकते हो। अब ये डोमेन का क्या चक्कर है, ठीक है, डोमेन का क्या चक्कर है ये भी समझ लो। तो डोमेन आपको लेना कहाँ से है? जैसे ये डोमेन सब्जेक्ट इन्होंने बताया कि एक है B1, ठीक है, और एक आपका B2, ठीक है, 9 और 18, ठीक है, आपने देखा ना 9 और 18 करके टोटल कितना था? 27 था। तो B1 और B2 हो गया। अब B1 में, ठीक है, ये कहेंगे क्या, जैसे ये 3 डोमेन लेना है ना,
3 डोमेन। तो ये सिंपली कहते हैं कि आप जो है 2 डोमेन ले लो, कहाँ से, B1 से, ठीक है, 2 डोमेन ले लो B1 से और 1 डोमेन ले लो आप कहाँ से, B2 से। तो ये कुछ इस तरीके से ये कह रहा है 3 डोमेन आपको लेना है, 3 डोमेन। तो 2 डोमेन ले लो आप कहाँ से, B1 से और 1 डोमेन ले लो आप कहाँ से, B2 से, ठीक है, 2 डोमेन B1 से और 1 डोमेन कहाँ से, B2 से। या फिर आपके पास ऑप्शन हो सकता है कि आप दोनों डोमेन ले लो B1 से, ठीक है, दोनों डोमेन, और तीसरा भी आप B1 से ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आप तीनों डोमेन B1 से उठा सकते हो, ठीक है, तीनों डोमेन आप B1 से उठा सकते हो। और यहाँ पर है कि 2 डोमेन और 1 डोमेन आप B2 से भी ले सकते हो, ठीक है। तो ध्यान रखना है इस बात को, ठीक है, कि डोमेन आपको या तो आप चाहो तो तीनों डोमेन आप B1 से ले लो, ठीक है, या फिर 2 डोमेन B1 से लो और 1 डोमेन आप B2 से ले लो, ठीक है, B1 लिख दिया B2, ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो सिंपल सा क्या है, 3 डोमेन हमको लेने हैं, तो ये तीनों के तीनों हम B1 से ले सकते हैं, एक तो ये ऑप्शन हो गया, या फिर हम 2 डोमेन ले सकते हैं B1 से और 1 डोमेन ले सकते हैं कहाँ से, B2 से। तो ये आपके पास डोमेन का ऑप्शन है, ठीक है, और B1 B2 पीछे समझाया ही है, तो आप देख लेना एक बार, ठीक है। 3 डोमेन B1 से, 2 डोमेन B1 से, मतलब यहाँ पर क्या एक चीज समझ में आ रही है कि भाई 2 डोमेन मैंडेटरी है, कहाँ से, 2 डोमेन B1 से लेना ही है, ठीक है, 2 डोमेन आपको यहाँ पर 2 डोमेन B1 से लेना ही है। तो 2 B1 से, तीसरा भी B1 से ले सकते हो, या फिर आपकी मर्जी करे तो तीसरा B2 से भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये हो गई डोमेन की बात। तो ये एक जनरल सा जो पैटर्न है आपका, आपको ऑप्ट करने का कि कौन कौन से आपको यहाँ पे टेस्ट पेपर ऑप्ट करने हैं, वो हमने यहाँ पर बता दिया। जरूरी बात यह है कि जो भी आप सब्जेक्ट उठाओगे वो सारे के सारे सब्जेक्ट आपने 12th क्लास में पढ़े रखे होने चाहिए, ठीक है। देन यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये कोर्सेज के बारे में बता ही दिया है, ठीक है। तो जिसको भी कोर्स लेना है, अभी जो है दशहरा का ऑफर चल रहा है, तो दशहरा में ये सिर्फ आपको 2499 में आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये जो है इस बार बहुत सारे बच्चों का एडमिशन हुआ है DU में, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, तो इस बार आपका मौका है, ठीक है, आप भी हमारे साथ जुड़ करके तैयारी करके और शानदार तरीके से DU में, JNU में, BHU में, जहाँ भी पढ़ना चाह रहे हो वहाँ पर आपको पूरी गाइडेंस के साथ, और साथ ही साथ इसमें क्या है कि आप जब कोर्स लोगे तो कोर्स के साथ ही आपको पूरा टेस्ट सीरीज, नोट्स, PDF, वो सारी चीज़ें आपको फ्री में मिल जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर दिखा देते हैं, जैसे BA ऑनर्स अरेबिक करना है, ठीक है, जैसे अभी तो हमने एक जनरल सा बताया, ठीक है। तो BA ऑनर्स अरेबिक अगर आपको करना है तो यहाँ पर देखो कॉम्बिनेशन 1, कॉम्बिनेशन 2। तो कॉम्बिनेशन 1 में क्या कर रहा है कि अरेबिक फ्रॉम लिस्ट A, तो एक लैंग्वेज लेना है, और कौन सा लैंग्वेज, अरेबिक आप ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि अरेबिक करना है, अरेबिक ऑनर्स, तो आपको अरेबिक ले सकते हो, ठीक है। देन एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम B1, तो अभी बताया ना कि जो है डोमेन ले सकते हो, 2 डोमेन कहाँ से, B1 से, और एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम इधर लिस्ट B1 और लिस्ट B2। वही चीज जो हमने बताया है कि लिस्ट B1 से आप 2 ले लो, और तीसरा जो है आप B1 से ले सकते हो या फिर B2 से भी ले सकते हो, ठीक है, ये बात हो गई। दूसरा यहाँ पर है, दूसरा कि एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट A, वही बताया ना कि अगर आप अरेबिक कर रहे हो तो आप अरेबिक ले लो, या फिर कोई और लैंग्वेज ले लो, जैसे मैंने हिंदी पढ़ा था तो मैं हिंदी ले लेता, ठीक है यहाँ पे। लेकिन बात यह है यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात कि ये प्रायोरिटी किसको देंगे, प्रायोरिटी उन बच्चों को देंगे जिन्होंने अरेबिक लिया हुआ है, ठीक है, प्रायोरिटी देंगे अरेबिक वालों को, क्योंकि अरेबिक ऑनर्स पढ़ना है आपको, तो प्रायोरिटी मिलेगी जिन्होंने अरेबिक ऑप्ट किया था, मतलब 12th में जिन्होंने अरेबिक पढ़ा है और CUT में अरेबिक ऑप्ट किया है, इनको पहला प्रायोरिटी मिलेगा और इनको सीट देंगे पहले। अगर सीट खाली रही तो फिर इन बच्चों को जिन्होंने कॉम्बिनेशन 2 चूज किया है उनको ये मिलेगा, ठीक है, ये बात हो गई। ये सबके साथ लागू होता है, ठीक है, कोई भी मतलब रशियन कर रहे हो, फ्रेंच कर रहे हो, कोई भी, तो उसमें आपको यही होगा, ठीक है। फिर देखो एक ह्यूमैनिटीज का दिखा दे रहे हैं, देखो ये जो हमने दिखाया है ये एक का दिखाया है, और भी जितने भी हैं, हिंदी है, इंग्लिश है, सबके लिए सेम ही है। बस हिंदी इंग्लिश के लिए ध्यान रखना कि हिंदी इंग्लिश में आपको ये दूसरा वाला ऑप्शन नहीं मिलता है कि मतलब यहाँ पे 1 लैंग्वेज ले लो, कोई लैंग्वेज नहीं ले सकते हो कि एनी वन, ये वाला ऑप्शन नहीं होता है। आप हिंदी के लिए हिंदी ही लोगे, इंग्लिश के लिए इंग्लिश ही लोगे, ठीक है, ये बात हो जाती है। तो एक ह्यूमैनिटीज का उठा लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझा रहा हूँ, वैसे तो मैंने पीछे समझा ही दिया है। तो जैसे ज्योग्राफी का बताऊंगा तो सेम हिस्ट्री के साथ भी होगा, सेम वही बात है, ठीक है। तो एनी वन लैंग्वेज, यहाँ पर क्या है, एनी वन लैंग्वेज लिस्ट A से कोई एक लैंग्वेज, एनी 2 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट यानी कि 2 डोमेन तो लेना ही है B1 से, और तीसरा आप B1 से या फिर B2 से उठा सकते हो, तो वही बात यहाँ पर कहा जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ज्योग्राफी की बात, और सिर्फ ज्योग्राफी की बात नहीं है, कोई भी यूनिटी उठाओगे तो लगभग सारे के लिए वही बात है। अब BA ऑनर्स मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन के लिए थोड़ा सा चीज़ें चेंज हो जाती हैं, तो उसको हमने यहाँ पर रख दिया है। ये कह रहे हैं कि एनी 1 लैंग्वेज फ्रॉम A, तो कोई एक लैंग्वेज ले लेना, एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम इधर लिस्ट B1 लिस्ट B2, ठीक है, ठीक हो, ध्यान देना यहाँ पे एनी 1 सब्जेक्ट मतलब एक डोमेन लेना है, और वो डोमेन आप कहाँ कहाँ से ले सकते हो, B1 से भी ले सकते हो, B2 से भी ले सकते हो,
ठीक है। तो जहां पर चीजें थोड़ी सी डिफरेंट है उसको हमने यहां पर आपको अलग से समझाने की कोशिश की है, ठीक है। तो एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम ईदर B1 और B2, मतलब आपको क्या करना है, एक लैंग्वेज लेना है, एक आपको डोमेन लेना है। ये डोमेन जो है आप B1 से भी ले सकते हो, B2 से भी ले सकते हो, लेकिन लेना एक ही है। और फिर आपको क्या करना है, GT लेना है। तो इसके लिए थोड़ी सी चीजें यहाँ पर बदल गई, ठीक है। जैसा प्रोग्राम के लिए हमने बताया था वैसा ही भी यहाँ पर भी है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये अगला जो है यहाँ पर 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन जर्नलिज्म, तो इसके लिए भी थोड़ी सी चीजें चेंज हो जाती हैं। जैसे यहाँ पर कह रहा है कि कॉम्बिनेशन 1 में आप इंग्लिश ले सकते हो लिस्ट ए से, ठीक है, इंग्लिश ले सकते हो, और आपको जनरल टेस्ट लेना है। तो इंग्लिश लेना है और क्या लेना है, जनरल टेस्ट लेना है, बस इतना से आपका काम यहाँ पे हो जाएगा। देन दूसरा है या इंग्लिश के जगह पर आप यहाँ पर हिंदी भी ले सकते हो, ठीक है, हिंदी या इंग्लिश ले लो और आप GT ले लो, तो आपका यहाँ पे काम हो जाएगा। ये किसके लिए था, ये 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के लिए। फिर BA ऑनर्स जर्नलिज्म का देख लो। तो जर्नलिज्म में कह रहा है कि आप यहाँ पर क्या करो कि इंग्लिश ले लो, ठीक है, लिस्ट ए से, और एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम B1 और एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम B1 और B2। तो एक तो आपके पास ये ऑप्शन है अगर आप यहाँ पर जर्नलिज्म करना चाह रहे हो। दूसरा ऑप्शन ये है कि इंग्लिश ले सकते हो, ठीक है, लिस्ट ए से, और यहाँ पर सिर्फ जनरल टेस्ट ले लो, मतलब सिर्फ आप अगर इंग्लिश और GT ले लेते हो तो भी आप इसमें एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। अब आप कहोगे सर इसमें जो है इसका तो दूसरा हो जाएगा, जैसे ये 200 और 300, सॉरी 3 सब्जेक्ट का 600, तो टोटल पूर्णांक यहाँ पर कितना हो गया, 800 का। और यहाँ पर तो सर यहाँ पे 200 प्लस 250, तो कितने का, ये 450 का ही हुआ। तो दोनों में तो ये अंतर हो जा रहा है, तो अपना एडजस्ट कर लेंगे, वो उनका काम है कि कैसे वो करते हैं, ठीक है। यहाँ पर है ना एप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन विल बी डन, तो वो उस तरीके से करेंगे, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा आपके साथ, वो सही तरीके से ये करके बता देंगे, ठीक है। यहाँ पर आगे देखते हैं हिंदी पत्रकारिता के लिए। तो हिंदी पत्रकारिता में यहाँ पर देखो हिंदी फ्रॉम लिस्ट ए, एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम B1, एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम B1 और B2, तो वही चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें हिंदी जरूरी है। और दूसरा आपके पास है कि हिंदी के साथ आप जनरल टेस्ट भी ले सकते हो, तो भी आपका काम यहाँ पे हो जाएगा। देन आगे बढ़ते हैं। तो ये देखो इकोनॉमिक्स के लिए, हाँ इकोनॉमिक्स के लिए बहुत जरूरी था ये जानना कि जिन बच्चों का इकोनॉमिक्स करना है, इकोनॉमिक्स के लिए जरूरी है कि आप यहाँ पर मैथमेटिक्स या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स आप लो, ठीक है। तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स वही बच्चे कर सकते हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स अपने 12th में पढ़ा है, ठीक है, क्योंकि आपको 12th में मैथमेटिक्स पढ़े हो तभी आप CUT में ऑप्ट कर सकते हो, और इकोनॉमिक्स करने के लिए आपको मैथ पढ़ना जरूरी है, मतलब मैथ ऑप्ट करना जरूरी है। तो इन दोनों में से कोई आपके पास मैथ तो होना ही चाहिए, ठीक है, मैथमेटिक्स या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स, कोई एक रहेगा तो भी तभी आप यहाँ पर इकोनॉमिक्स में एडमिशन ले पाओगे। तो लैंग्वेज हो गया लिस्ट ए से, ठीक है। देन यहाँ पर मैथमेटिक्स होना चाहिए और कोई 2 सब्जेक्ट आपका यहाँ पर लिस्ट B1 से होना चाहिए, ठीक है। एनी 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ विच 1 शुड बी फ्रॉम B1। तो एक तो आपके पास B1 से, जैसे ये मैथ्स हो गया, ठीक है, प्लस यहाँ पर B1 से एक डोमेन ले लो, या फिर आप यहाँ पर इसको, हाँ ठीक है, B1 से ले सकते हो, फिर दूसरा भी आप B1 से ले लो या फिर B2 से भी ले सकते हो, ठीक है। तो वही बात है कि यहाँ पर एक मैथ्स हो गया, फिर यहाँ पर एक डोमेन आपका B1 से हो गया, दूसरा डोमेन में भी आप B1 से ले सकते हो या फिर उसको B2 से भी उठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एक लैंग्वेज तो आपके पास है ही, ठीक है। तो ये हो गया इकोनॉमिक्स के लिए, ठीक है। और यहाँ पर एक संस्कृत के लिए, तो संस्कृत के लिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है, देखो 4 ऑप्शन है आपके पास, ध्यान देना, आप पढ़ लेना इसको, 4 ऑप्शन है। यहाँ पर चौथा ऑप्शन जो चूज करेंगे, चौथा ऑप्शन जिसमें कि एनी 1 लैंग्वेज, कोई भी एक लैंग्वेज, देखो संस्कृत के लिए संस्कृत इंपॉर्टेंट है, देखो हर जगह संस्कृत लिखा होगा, संस्कृत संस्कृत संस्कृत, ठीक है। लेकिन अगर चौथा में देखो संस्कृत नहीं लिखा हुआ है, तो संस्कृत के लिए अगर आप संस्कृत नहीं लेते हो, कोई और लैंग्वेज ले लेते हो, तो आपको प्रायोरिटी नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये जो है 1, 2, 3 जो चूज करेंगे, 1, 2 और 3 इनको हम प्रायोरिटी देंगे, इनको सीट मिलने के बाद जब खाली बच जाएगा तो हम आपको देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये बातें ये बता रहे हैं। अब थोड़ा सा हम लोग सीट्स के बारे में आपको बता देते हैं कि कहाँ पे सीट्स कितने हैं, ठीक है। सारी बातें हमने आपको लगभग बता ही दिया है। सीट्स देखना है तो कैसे देखोगे, तो आप सिंपली सर्च करना गूगल पे, ठीक है, बुलेटिन सर्च करना, बुलेटिन DU 2024, UG लिख देना, UG बुलेटिन 2024 DU। तो वहाँ पर जैसे ही सर्च करोगे तो ये सब कुछ खुल करके आ जाएगा। तो ये बुलेटिन में आप यहाँ पर देखोगे कि कहाँ पर कितने सीट्स खाली हैं, ठीक है, सब कुछ यहाँ पे बताया गया। जैसे ये पहला बताया गया अरेबिक के लिए, ठीक है, तो ये अरेबिक में आप देखोगे कि कहाँ पर कितने सीट्स हैं। तो ये जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज में यहाँ पर अनरिजर्व के लिए 12 सीट्स हैं, ये सारे सीट्स यहाँ पर बता दिया गया, ठीक है। देन यहाँ पर BA ऑनर्स बंगाली अगर आपको करना है तो देखो ये कहाँ पर अवेलेबल है, मिरांडा हाउस में है, ये वुमेन्स कॉलेज है, जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज में भी है, कितने सीट्स हैं वो भी बताया गया है। BA ऑनर्स इंग्लिश के लिए देख लो यहाँ पर, ठीक है। तो जो हम बता रहे थे यहाँ पर
इंग्लिश फ्रॉम ए, देखो इंग्लिश फ्रॉम लिस्ट ए, इंग्लिश जरूरी है अगर आप इंग्लिश ऑनर्स करना चाह रहे हो तो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बहुत सारे कॉलेज में इंग्लिश अवेलेबल है, आर्यभट्ट कॉलेज, आत्माराम सनातन धर्म, भारती कॉलेज, ठीक है, ये देख लो सारा का सारा कॉलेज यहाँ पे है। तो आप सिंपली क्या करोगे, बुलेटिन डाउनलोड करोगे और जिनको जो है देखना है कि कहाँ पर कितने सीट्स अवेलेबल है तो आप जा करके देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि अगर आप बीए करने की सोच रहे हो फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, सारी जानकारी हमने यहाँ पर दे दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कोर्सेज के बारे में, टेस्ट पेपर, एलिजिबिलिटी, सब कुछ हमने यहाँ पर बता दिया है, ठीक है। और आप जो है, आपको वीडियो अगर अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ सभी को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।